यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे आज हम हिंदी पेडागोजी को और आपके कुछ प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे जो आपको हिंदी पेडागोजी सॉल्व करने में पेपर 1 हो पेपर 2 हो मदद करेंगे। लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो, पेडागोजी का सिलेबस एकदम सेम है। तो अगेन वही तरीका, कुछ नए कुछ पुराने जो जरूरी क्वेश्चंस हैं। पुराने मतलब ये नहीं हम 2016 के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है हम उस तरह के रखेंगे जो पिछले एटलीस्ट 3 पेपर में, एक तो ये जो अभी हुआ क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, हल्का सा जो इंग्लिश में पूछा जाता था उसी को ट्रांसलेट करके अब ये हिंदी में भी पूछ लेते हैं। तो जो अगस्त वाला पेपर है उससे पहले क्या आपका जो है ऑनलाइन पेपर है 2 साल के, तो ये प्रीवियस ईयर इतना करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर 1 पेपर 2। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। थोड़ा सा क्या हम आज थोड़े ज़्यादा लेट हैं, इसलिए मैं पहले 30 क्वेश्चंस कराने वाली थी बट अभी हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको समझें और एक टेस्ट की तरह भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपने मैराथन वगैरह देखी हुई है या फिर आपने नोट्स पढ़े हैं, है ना, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पे ज़्यादा अभी निर्भर हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, है ना। समझते हैं और फिर कल से 9 बजे मिलेंगे और थोड़े से ज़्यादा सवाल करेंगे। तबीयत भी थोड़ी ढीली है तो आजकल जो गति है काम करने की वो कम हो गई है, समय ज़्यादा लगता है छोटी छोटी चीज़ को करने में। तो वो आप जानते हैं शाम वाली क्लास में भी आज थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले ही छोड़ना पड़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल आपके सामने आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल रही होगी डेली टेलीग्राम चैनल पर, लेट्स लर्न स्क्वाड। कहीं फेक चैनल से या कहीं भी मत जुड़ेगा, ऐसी जगह जहाँ पे मेरे नाम पे कुछ फेक बेचा जा रहा हो, है ना। इसके अलावा सीटेट के बैच में आप एनरोल हो सकते हैं, वहाँ मैं सीडीपी कंप्लीट आपकी ले रही हूँ, क्लासेस डेली चल रही हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके, ठीक है ना। और बाकी टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये हिंदी पेडागोजी है, प्लीज़ ये मत कहिएगा कि इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करके क्वेश्चन दिखा दो, क्योंकि फिर ये हिंदी पेडागोजी का फायदा बचेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्लासरूम रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स भी, हाँ रिसोर्स कह सकते हो आप इसको, हालांकि इनका ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है इस वाले क्वेश्चन का, लेकिन ये इन्होंने इस बार ही पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पोल में आप जवाब दे रहे हैं, 41% लोग बी कह रहे हैं। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, पठन कोने का मतलब होता है रीडिंग कॉर्नर। ये अब आप इस बात को तो गांठ बांध लीजिए कि आपको हिंदी पेडागोजी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते थे उसी को ट्रांसलेट मार के हिंदी में दे देते हैं, जो नोटिस कर पा रहे हैं हम लोग पिछले 2 से 3 बार से, 2 बार का ऑनलाइन और इस बार का ऑफलाइन भी। तो रीडिंग कॉर्नर कहते हैं इसको, पठन कोना को। देखिए, रीडिंग कॉर्नर जो है, ऐसा नहीं है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये एक टीचिंग का संसाधन नहीं हो सकता, क्लासरूम में एक रीडिंग कॉर्नर बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कक्षा पुस्तकालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर एक लाइब्रेरी क्रिएट की गई है क्लासरूम में तो वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है। जो रीडिंग कॉर्नर है वो भी एक रिसोर्स है ना। कक्षाई प्रक्रियाएं जो हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम काउंट नहीं करेंगे, रिसोर्स तो ये भी अगर देखा जाए, लेकिन इनके पूछने का मतलब यहां जो है वो कक्षाई प्रक्रियाएं हैं, मतलब एक एक्टिविटी है, जो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं। कक्षाई मतलब क्लासरूम और प्रक्रियाएं मतलब एक्टिविटीज। तो क्लासरूम एक्टिविटीज अपने आप में एक प्रोसेस है, जबकि यहाँ पे बात हमसे मटेरियल की कर रहे थे अगर देखा जाए तो, क्योंकि 3 ऑप्शंस जो हैं वो एक ही जैसे हैं। शब्द दीवार मतलब जो आपका वर्ड क्या कहेंगे उसको, वॉल, जिसपे आपको अलग अलग वर्ड्स मतलब वोकैब में आपको मदद मिलेगी। ऐसा रिसोर्सेज होते हैं ना, दीवारों पे कुछ चिपका हुआ है, ये हुए। तो ये तीनों ही चीजें किसी एक रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिसोर्स छोड़ दीजिए, मटीरियल के बारे में बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में जिसको यूज किया जा सके। कक्षाई प्रक्रियाएं अपने आप में एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है वो संसाधन नहीं है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि तीनों ऑप्शन ऑड हैं और एक ही चीज है तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं या एक मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, जबकि जो एक ऑप्शन है वो डिफरेंट है, ऑड है। तो वो ऑड वन आउट से आप यहां पता लगा सकते हैं कि पूछना क्या चाह रहे हैं। अदरवाइज चारों सही हैं ऑप्शंस, तो अगर आप देखेंगे तो संसाधन तो है, कक्षाई प्रक्रियाएं ऐसा थोड़ी संसाधन नहीं है, और ऑफिशियल आंसर भी आपका सी ही है ना। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन कह लो इसको, या फिर इनका पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया, तो हमें सेंस निकालना पड़ेगा कि आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं। भाई अगर आप कक्षा पुस्तकालय या पठन कोना या शब्द दीवार, इनमें से तीनों में से किसी को भी हटाएंगे तो फिर अलग कैसे हुए। शब्द दीवार भी एक रिसोर्स है, या मैं कहूं मटेरियल हो गया जिससे सीखा जा सकता है। रीडिंग कॉर्नर भी एक मटेरियल है, कक्षा पुस्तकालय भी एक मटेरियल है ना। तो कक्षाई प्रक्रियाएं डिफरेंट है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, एक ही सही उत्तर होगा, हम अपनी मर्जी से 4th नहीं लिख सकते वहां, मतलब 5th नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अभिकथन यानी एक स्टेटमेंट है और तर्क
यानी एक इसका रीजन है। अभिकथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। यानी व्यक्तिपरक अधिगम क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बच्चे होंगे, उनके हिसाब से व्यक्तिपरक अधिगम की योजना बनानी चाहिए। आईईपी भी कह देते हैं स्पेशल एजुकेशन में तो इसको, है ना। उसी तरह की एक बात है यहाँ पे कि इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि ये बच्चा ऐसे सीख पाएगा, मल्टीपल तरीके पढ़ाने के लाने चाहिए। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है इसमें? ट्रू है ये बात, परफेक्ट है। रीजन क्या है इसका, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। यानी जब बच्चे नई भाषा सीखते हैं तो डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, बिल्कुल सही बात है ना। अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होंगे, विविधता होगी, जैसे देश में विविधता है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पे हो, या डिफरेंट डिफरेंट चीजों के आधार पे हो, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है। हमारे 3 स्टेप होते हैं। क्या ये पहला सही है? बिल्कुल सही है। क्या दूसरा सही है? हाँ सही है। क्या ये इसके लिए सही है? तो बात गड़बड़ा गई। यहाँ पे तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही कि भाई ये दोनों आपस में सही हैं, अलग अलग सही हैं, इंडिविजुअली एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। ब्रेकअप बोले तो ए इज नॉट द राइट रीजन फॉर द स्टेटमेंट या अभिकथन। मतलब हम यहां पे ये कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नहीं 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 नहीं, सही व्याख्या कहां है? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। जो ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ये कह रहा है नई भाषा सीखने से विविधता बनती है, जबकि पहली बारी में बात हो रही थी कि एक लैंग्वेज टीचर को, एक भाषा अध्यापक को अलग अलग बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्य योजना बनानी चाहिए, जो कि बात सही थी। लेकिन क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि विविधताओं के आधार पर बनाए। ऐसा कुछ होता तो समझते, लेकिन ये अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों बातें सही हैं बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग इसमें डी दिए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी ऐसा? बताइए जरा, क्या दिक्कत आ रही है? 34% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं सिर्फ। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। अभी पहले दिन ये नहीं सोचते कि दवाई खाई और आराम तुरंत, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नया इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 2-3 साल में। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ए सही है, आर सही है, बट ये रीजन सही नहीं है ए के लिए, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से आता रहा है और ये हम पढ़ते भी हैं, आए हैं। मेरा फोन कहाँ है? चलिए कोई बात नहीं, बताइएगा एक बार, कमेंट कीजिए। मुश्किल लगेगी 2-4 दिन, जब 2-4 सेशन हो जाएंगे फिर मुश्किल नहीं लगेगी, है ना। थोड़ा सा पैटर्न बदला, लेकिन प्रैक्टिस से वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा इसका तरीका नहीं है, क्योंकि इसके रट्टे नहीं लगाए जा सकते, प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी चीजें यहाँ पे, ठीक है जी। ए कह रहे हैं 59% लोग। चलिए समझते हैं किस विधि में, इसमें भी आप लोग गलती कर रहे हैं यार, हैं? किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? यानी किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा, जो फर्स्ट लैंग्वेज है लर्नर की, वो सेंट्रल रोल प्ले करेगी। फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, यानी कि प्रथम भाषा मतलब मदर टंग, मातृभाषा, जो वो अपने घर से सीख करके आया है। सीख के भी क्या, उसने एनवायरमेंट से उठा लिया है उसको, यानी अर्जित करके आया है। सीखना भी गलत शब्द होगा, ठीक है ना। तो संप्रेषणात्मक अधिगम शिक्षण विधि, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में अगेन ट्रांसलेट करो, नहीं तो गड़बड़ होगी। कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं CLT, और CLT ऐसा नहीं है सिर्फ मदर टंग में ही, जो है यहाँ पे सिर्फ मदर टंग ही सीखी जा सकती है CLT के माध्यम से, बल्कि हम दूसरी भाषा भी सिखाते हैं। इंग्लिश के लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बच्चों को संप्रेषण का मौका मिल रहा होगा। संप्रेषण क्या होता है? डिस्कशन, चर्चा। किस भाषा में? हिंदी में करोगे तो हिंदी सीख जाएंगे, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में सीख जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये मातृभाषा की बात करता है CLT, समझ पा रहे हो? तो मातृभाषा सेंटर नहीं होती है CLT में, आप इंग्लिश भी सीख सकते हो CLT का यूज करके। CLT बोले तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि के बच्चे, जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होती हैं, बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, टूटी फूटी जैसी आ रही है, तो वो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि है एक तरह से। तो जरूरी नहीं है कि वो मातृभाषा को सिखाने के लिए यूज हो। मातृभाषा तो बच्चा घर से सीखाएगा, उसके लिए CLT की क्या जरूरत है? कर उसमें भी सकते हो आप डिस्कशन, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि प्रथम भाषा जो है केंद्र में होगी, दूसरी भाषा सिखाते हुए। आपको ये समझना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो इसका जवाब सिर्फ एक बनेगा, वो है व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड इसको कह देते हैं, GT मेथड कह देते हैं, GT रोड वाला नहीं। व्याकरण अनुवाद विधि जो है, जैसे हमने इंग्लिश को सीखा है, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, तो हम ग्रामर कैसे सीखते हैं? ग्रामर की जो बुक होती है उसके नियम हिंदी में होते हैं, और हम इंग्लिश के नियम पढ़ रहे होते हैं हिंदी में, या ट्रांसलेट करके करते हैं हम, है ना। ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश समझ रहे होते हैं।
कि अच्छा हमने एक लाइन इंग्लिश में पढ़ी, फिर मैं ट्रांसलेट करती हूँ जैसे हर क्वेश्चन को जनरली सीडीपी क्लास में या बाकी क्लासेस में, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन है, यहां पे मदर टंग सेंटर में होती है। मातृभाषा में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि में मदर टंग देखा जाए तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। कार्य आधारित अधिगम होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी बच्चों को कोई एक्टिविटी, मछली जल की रानी है तो वो हाथों से मछली बना के दिखा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं बेसिकली। प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि में तो मदर टंग की जगह ही नहीं होती, यहां तो सेकंड लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है, यानी इंग्लिश सिखा रहे हैं तो फाइन लगेगा अगर आप हिंदी बोलेंगे तो यहां तो मदर टंग की जगह ही नहीं होती। मदर टंग तो प्रोहिबिटेड होती है प्रत्यक्ष विधि में, यानी डायरेक्ट मेथड में। अब इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी में 0% डिफरेंस बचा है, तो आप लोग प्लीज इंग्लिश पेडागोजी की भी मैराथन देख लीजिए जो मैंने कराए हुए हैं, या हम करेंगे आगे। तो व्याकरण अनुवाद विधि, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। एक बच्चा है जिसकी प्रथम भाषा का मतलब क्या होता है, मातृभाषा। जनरली या 99% ऑफ द केसेस में पहली भाषा आपकी मातृभाषा होती है, ठीक है ना, कि जो आपके घर में बोली जाती है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें यहां चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, यानी वो बिहार का बच्चा होगा ऐसा हम मान रहे हैं, या भोजपुरी उसके घर में बोली जाती है तो उसकी मातृभाषा है। तमिलनाडु गया बच्चा, साउथ इंडिया में गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है, यानी उसने इंग्लिश सीखी या आती थी, व्हाटएवर दूसरी भाषा इंग्लिश आती है उसको या सीखी है, और अब वो इंग्लिश में बात करता है, भोजपुरी का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है वहां भोजपुरी किसी को आती ही ना हो। ये वैसा ही है एकदम जैसे कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका चला जाए, तो यहां वो हिंदी में बात करता था, लेकिन अमेरिका जाकर के उसका ज्यादातर काम जो है वो अंग्रेजी में ही है, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है, अंग्रेजी बोलता ही है, अंग्रेजी में ही सोचता है, ये सारी चीजें इंग्लिश में हो रही हैं। ऐसा ही यहां पे है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है, यानी जब द्वितीय भाषा जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी नई, भाई सेकंड लैंग्वेज बाद में सीखी होगी ना, फर्स्ट के बाद ही सेकंड आएगा, भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है, यानी अब आप अपने मदर टंग में ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा संप्रेषण आपका या जो बातचीत है वो आपकी दूसरी भाषा में हो रही है, तो क्या होगा, आप पहली भाषा को धीरे धीरे या तो भूलने लगते हैं या फिर उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, उसका प्लेस जो है साइड हो गया कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति को हम ऋणात्मक द्विभाषावाद कहते हैं, यानी इसको द्विभाषावाद नहीं कहेंगे। द्विभाषावाद तो होता है कि दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा होता बच्चा, कि घर में वो भोजपुरी बोलता है और क्लासरूम में वो इंग्लिश, या दोनों को मिक्स एंड मैच करता है। तो द्विभाषा का मतलब दो भाषाएं आती हैं बच्चे को और दो भाषाओं का इस्तेमाल भी कर रहा है। यहां पे अगर ये ऑप्शन में ही नहीं होता बी ऑप्शन, तब हम द्विभाषा के साथ जा सकते थे कि बच्चे को दो भाषाएं आती हैं। तो चारों ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना है हमको, ठीक है ना। कोड स्विचिंग होता है, अभी एक क्वेश्चन आएगा उससे पहले मैं बता दूंगी तो आप फिर पकड़ जाएंगे आंसर। कोड स्विचिंग होता है जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाते हैं, है ना। एक कोड मिक्सिंग भी होता है, ये यहीं पे दिया हुआ है। कोड मिक्सिंग है जब आप कुछ वर्ड्स दूसरी भाषा के यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी किया, मैंने कहा कुछ वर्ड्स, कुछ हिंदी है, वर्ड्स जो हैं क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और फिर से मैं हिंदी में आ गई, तो ये कोड मिक्सिंग है ना। कोड स्विचिंग क्या होता है, मैं हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती, वो कोड स्विचिंग हो जाता है, यानी भाषा चेंज कर दी मैंने। लेकिन ये है ऋणात्मक द्विभाषावाद, क्योंकि आपने दूसरी भाषा सीखी और पहली भाषा का आपने इस्तेमाल बंद कर दिया, तो ये नेगेटिव कह लीजिए इसको आप, है ना, द्विभाषावाद, यानी दूसरी भाषा यूज नहीं हो रही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दीबाजी में हमको जवाब नहीं देना है, क्योंकि दूसरी भाषा ने स्थान ले लिया पहली भाषा का, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर 20 साल बाद कोई अमेरिका से आ रहा है तो उसको मुश्किल होती है हिंदी में बात करने में, कई बार मतलब उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, 2 दिन लग जाएंगे शायद, ऐसा नहीं है वो भूल जाएगा, ठीक है ना, कि वो फ्लो, नेचुरल फ्लो जो है बच्चे का तमिलनाडु में जाकर के इंग्लिश में बन गया है, जबकि भोजपुरी उसको पहले आती थी। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से ऋणात्मक का मतलब माइनस हुई है कोई एक लैंग्वेज, तो ऋणात्मक द्विभाषावाद, यानी दो भाषा उसको आती है लेकिन नेगेटिव हट गई है एक भाषा यूज में से, इसलिए ऋणात्मक द्विभाषावाद ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। बढ़िया से लाइक शेयर करते हुए मस्त एकदम खुशी के साथ जवाब देना है, समझना है चीजों को, ताकि एनर्जी बनी रहे, मेरी भी और आपकी भी, है ना। मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन है आजकल, लेकिन वो बन जाती है आपके साथ डिस्कशन करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी समर्थन करता है किसका, पठन पूर्व गतिविधि। पठन पूर्व गतिविधि क्या होता है, जब हम पढ़ने से पहले, यानी बिफोर रीडिंग एक्टिविटी है एक, रीडिंग से प्री रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागोजी देने लग गए हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी को क्या करता है, डिनोट करता है या उसकी तरफ इशारा करता है, कौन सा एक ऑप्शन, यानी जो एक्टिविटी रीडिंग से पहले हो। एक तो होती है प्री रीडिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है पोस्ट रीडिंग, और तीसरा होता है ड्यूरिंग रीडिंग, यानी रीडिंग जब चल रही हो।
तो प्री रीडिंग यानी पूर्व पठन की बात हो रही है। पोस्ट पठन में हो सकता है आपको कोई अभ्यास कराने को दे दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए आपसे पाठ के बारे में, जो पाठ में आया हो उसके बारे में। तो शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण, देखिए सारांशीकरण होता है समराइज करना पोस्ट यानी उत्तर पठन की बात होगी। जब पढ़ लिया है आपने चैप्टर तब तो सारांश बता पाएंगे। मूवी देख के ही तो आप एक स्टोरी बताते हो किसी को, बिना मूवी देखे कहां से सारांश बता दोगे, या बिना कहानी पढ़े कहां से सारांश बताओगे। तो ये तो हट गया, क्योंकि हमें पठन पूर्व चाहिए गतिविधि, पठन उत्तर पठन या जो भी है व्हाटएवर, मतलब पठन के बाद वाली नहीं चाहिए। यहां पे अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, यानी पढ़ने से पहले प्रिडिक्शन एक चीज होती है जो प्री रीडिंग एक्टिविटी में आती है, कि आप अनुमान लगा रहे हैं उसके शीर्षक को देख के, कोई पिक्चर को देख के आइडिया लगा रहे हैं कि किस बारे में होगा, या टीचर आपसे कुछ शुरुआत में उस चैप्टर के आसपास के कुछ क्वेश्चन पूछे जिसका आपको बेसिक आइडिया हो, है ना, कि भाई आज हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा था, तुम घूमने गए थे, तो आज हम ट्रैवल पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले जब आप ये पाठ किस बारे में है, तो ये अनुमान लगाने से संबंधित कार्य, चाहे आप शीर्षक देख के यानी उसका टाइटल देख के अनुमान लगा रहे हो, पिक्चर देख के अनुमान लगा रहे हो, कई तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये बात सही है। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भाई चैप्टर पढ़ा नहीं है, उसमें आने वाले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कहां से सीख जाएगा बच्चा, ये बाद में सिखाया जाएगा कि यहां पे ये शब्द संज्ञा का इस्तेमाल हुआ था जब ये स्टोरी चल रही थी। तो जैसे राम के बारे में कोई कहानी है तो राम इसमें संज्ञा है, ये बाद में आप बताते हैं या ड्यूरिंग बताते हैं, पहले नहीं बता देते चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये भी गड़बड़ हो गया। भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, के भाव क्या है किसी बात का, पढ़ के ही तो पता लगेगा। तो सिर्फ बी ऑप्शन है जो पठन पूर्व गतिविधि का हिस्सा है, कि अनुमान लगा रहे हैं आप चैप्टर के देख करके ऊपर से, या आपसे उसके आधार पे कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता ही है कि उपचारात्मक शिक्षण को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है जी। क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, बताइए एक बार। देखिए एक चीज होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा होता है रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण के अंदर ही उपचारात्मक प्रक्रिया आती है। तो आप पोल में बताएंगे, मैडम सो गई थी, पोल बहुत स्लो लगा रही हो, है? लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। देखो एक बार, खैर ये सब हम हंसी मजाक करते रहते हैं, थोड़ा आइस ब्रेकिंग कह लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है, यानी रेमेडियल टीचिंग के बारे में, जो उपचार के रूप में दिया जाएगा, जब बच्चे को जहां समस्या आ रही है उसको ठीक करना उपचारात्मक है ना, कि आपको समझ नहीं आया दोबारा समझाया जा रहा है एक तरह से, या स्पेशल क्लास लगाई जा रही है, ये उपचारात्मक शिक्षण में आते हैं। तो प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यानी जहां परफॉर्म करना है बच्चे को या और नंबर बढ़ सके उस चीज के लिए हेल्प दे रहे हैं आप। या फिर पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना। सहानुभूति होता है अरे मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो तुम तो पढ़ाई में, मुझे बड़ी सिंपैथी है तुमसे, है ना, तुम में तो दिमाग ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि सिंपैथी से काम कहां चलेगा, सहानुभूति से नहीं। एक तो सहानुभूति बेहतर होती है यानी एम्पैथी, और दूसरा सहानुभूति से क्या काम चलेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको बच्चे को मदद करनी पड़ेगी जहां दिक्कत है। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, ग्रेस मार्क्स नहीं। मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यही अब तो सही बच रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास होगा, ऐसा कुछ होगा कि जहां दिक्कत आ रही हो बच्चे को वहां आप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वही बात इसमें कही गई है इनडायरेक्टली। तो प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यानी आगे, ये उस सेंस में कहा गया है कि आगे हेल्प मिले बच्चे को परफॉर्म करने में, या उपलब्धि मतलब जितना वो सीखा है उसमें और मदद मिल सके, यानी उपचार कर रहे हैं आप। तो ए ही ऑप्शन सही बचता है। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये नेगेटिव है, बट ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ के ही पता लगता है कि किस बारे में बात हो रही है। तो बाकी के 3 ऑप्शन तो एकदम खराब है। यहाँ पे सहानुभूति देना, अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों का मतलब होता है जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आते हैं, उन बच्चों पे ध्यान देना नहीं। जबकि उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए होता है जनरली जहां जिस बच्चे को दिक्कत आ रही होती है, किसी वजह से पीछे रह गए हैं, है ना, कहीं कहाँ समस्या है, उसके आधार पर आप रेमेडी दे रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, वॉटेवर, या नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रदर्शन सुधार हेतु मदद दे रहे हैं आप बच्चे को। ए ऑप्शन ही यहाँ बेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अगेन आपके फेवरेट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको डर लगता है, ये डर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। अभिकथन यानी स्टेटमेंट है और इसका रीजन है तर्क। देखना है क्या ये दोनों सही हैं, क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। 3 स्टेप हैं, पहले ए सही है कि नहीं, आर सही है कि नहीं, फिर आर ए का रीजन है कि नहीं। ये 3 स्टेप हैं सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है भाई, अभिकथन है या स्टेटमेंट है, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सह राजकीय भाषा है, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। सह का मतलब है एसोसिएट, ये हम इंग्लिश पेडागोजी में पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, मैं हिंदी की मैराथन में भी ये बता चुकी हूँ। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऐसा नहीं पूछा हुआ है इस बार का क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि पहले तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो महत्वपूर्ण है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज
हम इसको AOL कहते हैं। और ये किस एक्ट के अंदर आती है ये भी याद रखिएगा, ओला एक्ट है। ओला वो कैब वाली उबर ओला नहीं, ओला इज ऑफिशियल लैंग्वेज है एक्ट 1963 जिसमें बात हुई है। उसके आर्टिकल आई थिंक 363(2) में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है भारत की, यानी जिसको हम राजकीय भाषा कह सकते हैं। आर्टिकल 363 जो 1963 का आर्टिकल है 343A में है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको चेक कर लेना एक बार, 343A ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 343A में हिंदी को राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। और 343 के पैरा नंबर 2 में अंग्रेजी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज AOL। कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। ओला एक्ट के अंदर ये दोनों बातें कही गई हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको राजकीय भाषा क्या कहेंगे, एक्ट को क्या कहते हैं भाई, अधिनियम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, ये बात एकदम सही है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना, तो ये बात तो गलत हो गई। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है ना। वो फिर जर्मन और वो सारी भाषाओं को हम एक बार को फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन, जब हमारे यहाँ के सारे राजकीय काम लगभग अगर आप देख रहे हैं तो वो हो रहे हैं अंग्रेजी में, तो ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो इसको फॉरेन नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, यानी नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा की विशेषताएं पहला ही चैप्टर होता है भाषा क्या है, मैराथन में भी बताया हुआ है आपको, है ना। तो भाषा की विशेषता क्या नहीं है, भाषा सांकेतिक है, यानी संकेतों सिंबल्स पे चलती है। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है। भाषा स्थिर है, भाषा स्थिर नहीं हो सकती, भाषा परिवर्तनशील होती है। हर साल आप देखते हैं कि हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इतने वर्ड हट गए, इतने वर्ड ऐड हो गए, है ना, या पहले शब्द को ये बोला जाता था, आज के समय में हम ये बोलते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए नए शब्द ऐड होते रहते हैं, भाषा के चलन में भी परिवर्तन होता रहता है ना। जैसे हम आज से शायद 20 साल पुरानी आप कोई मूवी उठा के देखिए, 20 तो कम हो जाएगा, 30 साल 35 साल पुरानी कोई मूवी उठा लीजिए पुराने जमाने की, और आज की मूवीज आप उठाइए, तो भाषा में परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन को ज्यादा खतरनाक तरीके से दर्शा दिया था, कौन सी मूवी आई थी वो, रामायण के नाम पे मजाक, कौन सी मूवी थी, हाँ तो जो भी थी जिसपे बड़ा बवाल हुआ था, तो लंका फलाने की, और ये वो जो डायलॉग थे, तो वो हम लोग जिन्होंने बचपन में वो वाली रामायण देखी है, हम सर पकड़ के बैठे थे, भाई साहब क्या चल रहा है, अब हंसे इस पे, रोएं इस पे, क्या करें, है ना, या तो उसको मजाक की तरह ले पाए। आदि पुरुष, एग्जैक्टली, हाँ। तो ये क्या है, भाषा समय के साथ बदल रही है, वो समय के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि समय के साथ बदल जाएं, है ना। कि आज के जमाने में जो मीम्स चल रहे हैं, जिस तरह से लोग बात करते हैं इंटरनेट पे, वो एकदम डिफरेंट है, आज से 30 साल पहले अलग थी, तो उसमें चेंज ले आए, ठीक है ना। तो वो चेंज कई बार खतरनाक हो जाता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। तो भाषा स्थिर नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलती रहती है। तो ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, विशेषता नहीं है पूछा था हमसे, सही है बात या नहीं, ठीक है जी। भाषा सामाजिक है, हाँ बिल्कुल सोशल है, समाज समय के साथ बदलता है, भाषा भी बदलती है ना। भाषा व्यवस्थित है, हाँ एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज में, ठीक है जी। हाँ आदि पुरुष थी, समझ गए, मूवीज आपको भी सारी याद रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, इसका जवाब दीजिएगा। अभिकथन, अभिकथन क्या है, एक स्टेटमेंट पढ़िए, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, यानी हम हिंट दे रहे हैं ताकि बच्चे के जो पुराना ज्ञान है या जो उसने सीखा है वो रिवाइज हो सके। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है, हिंट दे सकते हो आप रिवीजन के लिए, जैसे अभी आपने आदि पुरुष के लिए मैंने हिंट दिया, आप समझ गए, ठीक, मुझे खुद नहीं याद आ रहा था तो मेरा भी रिवीजन हो गया। अब तर्क क्या है इसका, रीजन क्या है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। यानी पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से यदि हम प्रीवियस नॉलेज को क्या करेंगे, रिवाइज करा देंगे, तो विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता, यानी रिवीजन हो गया। आप जब कुछ नया सीख रहे होंगे तो हेल्प मिलेगी उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी सीखा था वो आपको रिवाइज हो गया। बात तो सही है, दोनों बातें सही है ना, व्याख्या भी हो रही है, इसी के बारे में है जो रीजन है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो हम कह सकते हैं कि एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। वही विधाएं हैं ना, बहुत सारी भाषा में होती ही हैं, निबंध है आपकी, चाहे वो रिपोर्ट है, पत्र है, आलेख है, जो भी आप कहना चाहें,
NIOS वाले यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं क्या मैम प्लीज? इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी रवीना, इस पे उन्होंने अलग से चर्चा की नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, है ना, NIOS को। बाकी लेट्स सी, मैं इस पर एक अलग से डिस्कशन करके थोड़ा सा उसमें समय और लगेगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मैं इस पर बना नहीं पाई हूँ। देखिएगा, कोई कह रहा है पैसा, हाँ भाई कोई परेशान होता है तो वो तरीका है ना, हाईलाइट हो जाता है कॉमेंट, तो देखिएगा डी ऑप्शन 30% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं, बात हो रही है कि एक पाठ योजना बनाते समय, पाठ योजना क्या होती है? लेसन प्लानिंग, जिसको LPs कहते थे हम, जो टीचिंग ट्रेनिंग जिन्होंने थोड़ा रेगुलर की होगी उनको याद होगा, है ना, जिन्होंने हवा में की है उनको थोड़ा कम याद होगा, बट याद होगा, फाइल वाइल तो सबमिट हुई होंगी, है ना। तो जो लेसन प्लानिंग है यानी पाठ योजना है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य जिसको हम कह रहे हैं। तो उद्देश्य निश्चित क्या किया गया है? उद्देश्य निश्चित है कि यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे करना है, यानी कस्टमर है उनको क्या, तो पत्र के माध्यम से बात की जाएगी, तो आसान बात है ना, पत्र के माध्यम से ही बात की जाएगी। आलेख तो आर्टिकल हो सकता है और 70 चीजें, वर्णन, रिपोर्ट, तो यहाँ पे क्योंकि बात क्या चल रही है, बातचीत की, संप्रेषण की बात चल रही है, सिर्फ एक तरफा बात नहीं है, तो पत्र एक तरफ से जाएगा उधर से भी आएगा, रिपोर्ट तो एक तरफा हो जाती है बहुत हद तक, या हम उसको उस तरह से यूज नहीं करेंगे जिस तरह से हम यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है। रिपोर्ट अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है, चाहे हम आर्टिकल की भी बात करें तो न्यूज़पेपर वगैरह में हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे संप्रेषण की बात हो रही है, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो पत्र भेज सकते हैं, पत्र सामने से आएगा। वो होता नहीं था, आपको याद हो तो, कि हम पत्र लिखना सीखते थे कि इतनी प्रतियां भिजवा दीजिएगा, है ना, इस किताब की, तो वो सामने से रिप्लाई आएगा, फिर हम पत्र लेखन में यही पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। अब वो वीणा हो सकता है, गिटार हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पियानो हो सकता है ना, हारमोनियम हो सकता है। तो ये क्या 4 वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, जो देखने को कहा है फोटो में। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। यानी आपको 4 चित्र दिखाए कि ये गिटार है, ये वीणा है ना, ये तानपुरा है, ये क्या कहेंगे उसको, ढोलक कह लीजिए, या क्या होता है, तबला, ये तबला है। तो ऐसे 4 चित्र दिखाए और कहा कि चर्चा करो, डिस्कस करो कि तबले का यूज हम कहां कर रहे हैं, गिटार का यूज कहां करते हैं, क्यों करते हैं। इसका मतलब इन चारों में विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, कहां कौन सी चीज यूज होती है। एकदम आसान है ये, तो इसमें कुछ नया नहीं बनाना, सृजित नहीं करना, कुछ नया थोड़ी क्रिएट करना है उनको, बस विश्लेषण करना है कि भैया एक रेस्टोरेंट में हो सकता है कि आपको गिटार बजाता हुआ दिखे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई हो सकता है कि आप जागरण में गए तो वहां हारमोनियम बजता हुआ नजर आए। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो एनालाइज करेंगे, है ना, कुछ नया नहीं क्रिएट करना। तर्क क्या देना है इसमें, तर्क तो ऑलरेडी ही लग जाएगा विश्लेषण में कि क्यों कहां यूज होता है, तो विश्लेषण में तर्क अपने आप आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन बेटर है। सिर्फ कल्पना करना भी शामिल नहीं होगा, ये दोनों ही ऑप्शन ए में अपने आप समाहित हैं, तो वो ऑप्शन बेटर है जो सबसे बेटर हो या बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले, जो कि यहां ए था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ये क्या कहता है भाई, जब एकल भाषी वक्ता, यानी एक ही भाषा आती है, भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं, तो वे किसमें संलग्न हैं। जैसे अभी जब मैं पढ़ रही हूं तो मैं एक औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रही हूं, है ना, इसको प्रॉपर पढ़ रही हूं। अब मैं आपको मजाक मजाक में एग्जाम्पल जब मैंने दे रही थी वो आदि पुरुष वाला कि यार हम तो सर पकड़ के बैठ के, हम तो बचपन में दूसरी रामायण देखी थी, हो सकता है आजकल के बच्चे देखें तो उनको हंसी आए उस चीज पे, क्योंकि आज के समय में भाषा परिवर्तित हो चुकी है पहले से, है ना। अब जिसने देखा ही नहीं पहले का या पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो वो हो सकता है उसको नॉर्मल लगे वो चीज। तो अब इस चीज में क्या होगा, ये हम नॉर्मल इनफॉर्मल अनौपचारिक वे में चले गए, या मैं निशा से बात करने लगूं, या आपसे हंसी मजाक में, है ना, कुछ बात शुरू हो जाए, तो जो औपचारिक भाषा चल रही है उससे मैं अनौपचारिक में चली गई। तो अगर मैं अनौपचारिक में चली ही गई, वापस ही ना आऊं, या फिर मतलब औपचारिक से अनौपचारिक की तरफ चली गई, तो इसको क्या कहेंगे। देखिए कोड मिक्सिंग तब होगा, कोड मिश्रण, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, कोड मिश्रण होता है जब आप बीच में कोई वर्ड यूज कर ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला, बीच में कोई वर्ड यूज कर ले रहे हैं, यानी हिंदी चल रही है, बीच में मैंने दूसरी भाषा का प्रयोग कर लिया, यूज शब्द किसका, इंग्लिश भाषा का, तो ये कोड मिक्सिंग हो गया कि मैंने 2 लैंग्वेज को मिक्स कर दिया, या कोई फ्रेज या कोई सेंटेंस यूज कर लिया हद से हद। लेकिन जब मैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चली गई, या पूरी शैली ही बदल दी, मैंने स्टाइल ही चेंज कर दिया, कि मैं पहले फॉर्मली बात कर रही थी और अब इनफॉर्मली करने लग गई, तो ये कोड स्विचिंग में आ जाएगा, क्योंकि पूरा स्टाइल चेंज हुआ है। कोड मिक्सिंग तब होगी जब आपने वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को बीच में ऐड कर लिया किसी और भाषा के या स्टाइल के। लेकिन कोड परिवर्तन है जब आप औपचारिक रूप से बात चल रही थी, अब आप अनौपचारिक स्थिति में चले गए, यानी पूरा
स्विच ही कर लिया आपने, मिक्स नहीं किया इसमें बीच में, स्विच ही कर लिया, वे ही बदल लिया, अपना रास्ता ही बदल लिया। बोलियां, सामाजिक भाषा विज्ञान, ये सब तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इस बारे में सवाल है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है आपसे, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित हैं। यानी बच्चे जो हैं अपनी सोसाइटी, उनका अपना एक ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। नया बच्चा आया है, कोई किसी का एडमिशन हुआ है, वो दोस्त बना रहा है, आपस में 4 बच्चे ग्रुप में कोई चर्चा कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, मतलब दोस्ती का, भाई बहन वॉट एवर, मतलब छोटे बच्चे हैं उस केस में तीसरी बात मत सोचिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मित्रता का, तो ये सब जो, ये किस चीज का स्वरूप है, सामाजिक अंतःक्रिया का, है ना, अनुकूलन का, अडेप्ट करने का। ये भाषा के कॉन्टेक्स्ट में समझना है आपको। इससे बेहतर ऑप्शन आत्मसात करना, सिर्फ आत्मसात कर लिया, इंटरेक्ट भी तो कर रहे हैं बच्चे, भरा थोड़ी है सिर्फ अपने अंदर। तो भाषा सामाजिकरण है कि भाई लिंग्विस्टिक सोशलाइजेशन, या हम लैंग्वेज के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सामाजिकरण, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं एक तरह से। तो भाषा के माध्यम से हम सोशलाइज कर रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, जान रहे हैं एक दूसरे को। ये ऐसा नहीं है, सांस्कृतिकीकरण नहीं है कि आप इंडिया से अमेरिका चले गए, उनके कल्चर को फॉलो करने लगे, वो एनकल्चरेशन होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 15 ही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, शब्दावली के प्रयोग, यानी जो वोकैबुलरी है आपकी, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। यानी आपको वोकैब यूज कर रहे हैं आप, यानी आपकी जो शब्दावली है, शब्द भंडार है, वॉट एवर, व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। यानी अगर आपको व्याकरण आता है, या व्याकरण कैसे मदद कर सकता है, या क्या दृष्टि प्रदान करेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। यानी जो शब्दावली के प्रयोग से, यानी आपके पास शब्द हैं, तो शब्दकोशीय बिंदु को, यानी जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। यानी ऐसा नहीं है आपके पास 4 वर्ड हैं तो उनको कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, आप क्या कर पाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में एक मीनिंगफुल वे में कनेक्ट कर पाते हैं और उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में, यानी एक्सप्रेस कर पाते हैं प्रॉपर। क्यों? क्योंकि आपको व्याकरण भी आता है, आपको सेंटेंस बनाना आता है शब्दों के साथ, तो व्याकरण मदद कर देगा उस चीज में। बात तो सही है। सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, सिर्फ ऐसा तो फिर व्याकरण नहीं आता होगा, वो भी व्यक्ति कह पाएगा, थोड़ा व्याकरणिक रूप से गलत हो सकता है बट बात तो कह पाएगा। उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ व्याकरण है तो हम सिर्फ लेखन के माध्यम से ही उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो कैब की बात हो रही है ना यहाँ पे। औपचारिक स्थितियों में वृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना, सिर्फ फॉर्मल स्थिति में ही, फॉर्मल सिचुएशन में ही आप किसी ऑफिस में गए हुए हैं तभी ठीक से सटीक से बात कर पाएंगे। अगर आपको व्याकरण आती है तो नॉर्मली भी तो आपकी भाषा में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थपूर्ण ढंग से कह पाएंगे अपनी बात को, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है बाकियों से, ऐसा नहीं है कि बाकी गलत है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थी को कैप्शन यानी शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। आप भी फिल्म देखते होंगे भाई, अंग्रेजी मूवी अगर आप देख रहे हैं, कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, तो आप कैप्शन ऑन कर लेते हैं जनरली, क्योंकि इतने बड़े अंग्रेज तो हम हुए नहीं, या हो भी गए हैं तो पता नहीं, कई बार आपको लगता है कोई वर्ड मान लीजिए समझ नहीं आया। कुछ मूवीज हो सकता है कि ठीक है, एक टाइम के बाद इंसान कंफर्टेबल हो जाता है कि यार बिना कैप्शन के आप देख सकते हैं। शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं कि कैप्शन के साथ, कैप्शन होते हैं वो जो सबटाइटल आते हैं आपके नीचे लिखे हुए, कैप्शन के साथ आप देखना शुरू करते हैं, और एक टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि आप बिना कैप्शन के देख रहे हो और कोई वर्ड आपको समझ ना आया हो तो आप कैप्शन ऑन करते हैं, मैं तो करती हूँ ऐसा, और वो वर्ड समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली कहा क्या था। हो सकता है सुन के ना समझाओ, पढ़ के समझ जाए, तो एक तो ये कॉम्प्रीहेंशन में, समझ में थोड़ी हेल्प मिल जाती है इस चीज से, कैप्शन से या सबटाइटल से अगर मैं कहूं तो। यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं बहुत बार। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी, यानी जो बच्चे ने कोई चैप्टर पढ़ा था क्लास में उस पे ही एक मूवी बनी हुई थी, वो भी कैप्शन के साथ दिखाई गई। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, किस चीज के लिए ये प्रोत्साहित करेगी, एनकरेज करेगी बच्चे को? श्रवण युक्तियां, इसको कहते हैं लिसनिंग टेक्निक्स, यानी एक तो जो उसने पाठ में पढ़ा उसको अब वो सुन पा रहा है ध्यान से, तो ये श्रवण युक्तियां हैं। सक्रिय रूप से देखना, एक तो वो ज्यादा एक्टिवली देखेगा क्योंकि आपका ध्यान सुनने पे और नीचे पढ़ने पे होगा, तो ज्यादा आपका ध्यान वहां है। विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि आप, जैसे हमें याद है जब हम लिटरेचर में पढ़ते थे तो हमें पहली नॉवल शुरुआत में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, और जेन ऑस्टन की नॉवल है, इतना टाइम हो गया मुझे याद ही नहीं आ रहा था राइटर। तो अगर हम बात करें तो जनरली हम वो पढ़ते हैं, तो हमारे प्रोफेसर कह देते थे कि एक काम करो, पढ़ लेना, ना मन करे तो मूवी भी देख लेना एक बार को, उस पर बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, पुरानी है एक अच्छी सी। तो
ये क्या हुआ, जब आपने नॉवल पढ़ ली और अब आप मूवी देख रहे हैं उसी नॉवल पे बनी हुई, या ऐसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के ऊपर आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें कैप्शंस भी ऑन है, तो क्या होगा, आप ज्यादा एक्टिव होंगे, है ना, ज्यादा क्लैरिटी आपको आ पाएगी। सक्रिय रूप से देख रहे हैं, और ये क्या एक लिसनिंग टेक्निक भी है कि आप सुन के संवाद को समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो आपके लिसनिंग स्किल भी यहां बेहतर हो रहा है, बोलना भी बेहतर होगा क्योंकि सुन के बोलना भी बेहतर होता है, और भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने में नहीं है, वो एक आपको एक ऑथेंटिक टास्क या एक ऑथेंटिक मटेरियल भी दे दिया उससे संबंधित जो बना हुआ है, ठीक है ना। सक्रिय रूप से देखना और सुनना वो सब इसमें अपने आप आ जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं फिल्म देखने के लिए, यहां पे फिल्म देखना मुख्य उद्देश्य नहीं है, उसके साथ सीखना मुख्य उद्देश्य था। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियां, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा छठी क्लास के लिए कि अब आप समीक्षा भी लिख रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा पात्र कैसा था, सही था कि गलत था, क्यों था, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, वो बड़ी क्लासेस के लिए हो जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे कमेंट्स में। इसका पीडीएफ विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, किसी भी फेक चैनल से प्लीज मत जुड़िएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सीटेट के बैच में आप अभी भी एनरोल हो सकते हैं, समय आपके पास है अभी, चाहे आप यूट्यूब से भी तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचिए अब 1 महीना बचा तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना समय है सीटेट के लिए, अगर तरीके से पढ़ा जाए तो काम बन जाएगा। आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं आज वो आप कमेंट्स में बताएंगे। कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ लेंगे। बात रही मेरे कोई कह रहा था अभी जल्दी आ जाए कीजिए, हाँ आज इससे पहले भी एक सेशन था और उससे पहले भी मेरी क्लास थी बैच में, तो और थोड़ा सा एनर्जी लो और ऊपर नीचे चलती रहती है, तो थोड़ा मैं स्लो भी काम कर पा रही हूँ। बाकी कल से 9 बजे आएंगे, वो यूट्यूब पे एक एक्स्ट्रा सेशन था यूपी में जो वो शिक्षा सेवा आयोग बना है उसको लेकर के, आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा। और अभी टेंशन मत लो, 2-4 सेशन हिंदी के होने दो, इससे पहले एक और सेशन मैंने लिया था संडे वार्ता, यार कुछ टाइम बात करूँगी, थोड़ी तबीयत सही हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ हर हफ्ते के इस हफ्ते करूँ कि इस हफ्ते करूँ, है ना। आप सारी रात पढ़ाएं तो भी मैं सारी रात पढ़ लूँ, बहुत बढ़िया जी। पापाज प्रिंसेस 11 आउट ऑफ 15, 7 आउट ऑफ 15, 10 आउट ऑफ 15, हाँ 9 लास्ट रखिए मैम। हाँ मुझे पता है थोड़ा सर्दियों का मौसम है और लेट हो जाती है हमारी क्लास थोड़ी, बहुत सारे लोगों को सोना होता है, सुबह जाना होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसमें हम 9 बजे ही शुरू करेंगे कल से। चलिए टेक केयर, बाय बाय। कितना आपका स्कोर रहा वो बताइएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-4 क्लास होंगी, मैं अलग से कोशिश करूंगी एक मैराथन भी ले लूँ हिंदी की पेपर से पहले, जिससे कि जो भी नई चीज़ें इस बार पूछते, जैसे कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग पहले भी आता था बट अब ज़्यादा आने लगा है ना। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं।